वेलकम आपका डिफेंस वेलफेयर समाचार में। डिफेंस वेलफेयर समाचार के अंतर्गत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और पैरामिलिट्री फोर्सों से रिलेटेड खबरों को हम इस वीडियो में जानते हैं। 8th पे कमीशन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण खबर है जिसमें बताया गया है कि 8th पे कमीशन के अंतर्गत 12 दिनों से कोई भी अपडेट अभी तक नहीं दी गई है। फिट में फैक्टर हो गया, OPS हो गया, इस पर क्या ताज़ा स्थिति है इसके बारे में डिटेल से बताया। अभी देश भर के जितने भी 55 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं, 65 लाख पेंशनर्स हैं, वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि कोलकाता में एक मीटिंग हुई थी जो भी कर्मचारी यूनियंस हैं उनके साथ 10 जुलाई 2026 को, और आयोग की बैठक अगली कब होगी, क्या होगी, उसके बारे में कोई भी अपडेट तक अपडेट नहीं दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण यहाँ पर अपडेट ये हुआ था कि न्यायमूर्ति रंजना देसाई को, जो कि अभी 8th पे कमीशन की चीफ हैं, उनको पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा समान नागरिक संहिता ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष भी चुना गया है। अब ये नई जिम्मेदारी के कारण कर्मचारियों के बीच में असमंजस बना हुआ है कि कहीं UCC काम के चलते 8वें वेतन आयोग का रिपोर्ट और सिफारिशों में देर न हो जाए। शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब आयोग के काम के बारे में 12 दिनों से कोई भी अपडेट या खबर नहीं मिली है। ऐसे में यहाँ पर जो भी राज्यों में आयोग की बैठक नहीं हुई है, वहाँ कब जाएगा आयोग, और 10 जनवरी से अब तक आयोग ने क्या किया इसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। अभी जाहिर सी बात है कि कर्मचारी परेशान होंगे, तो इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी AINVSEF के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, उन्होंने कर्मचारियों का पक्ष लेते हुए कहा कि 10 जुलाई की बैठक के बाद से आयोग की गतिविधि कोई भी स्पष्ट सामने नहीं आई है। आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी को पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार द्वारा UCC कमेटी का अध्यक्ष जब से नियुक्त किया गया है, इस वजह से लगभग 1.20 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स के मन में यहाँ आशंका हो गई है कि क्या वेतन आयोग के काम में अनावश्यक विलंब तो यहाँ पर नहीं होगा। और उन्होंने सरकार से अपील की है कि कर्मचारियों के बीच फैली इस असमंजस और आशंका की स्थिति को दूर करे। सरकार और आयोग किसी भी माध्यम से एक आधिकारिक संदेश जारी कर स्पष्ट करे कि वेतन आयोग का काम पूरी मुस्तैदी और सक्रियता से चल रहा है, यानी कि वेतन आयोग के काम में कोई भी देरी नहीं है और वहाँ काम बढ़िया चल रहा है, ऐसा यहाँ पर सरकार स्पष्टीकरण दें। ये बात कही गई है डॉक्टर मंजीत पटेल के द्वारा, जो कि यूनियन के अध्यक्ष हैं। अग्निवीर को लेकर के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है और CPF एवं असम राइफल में होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों को 50% आरक्षण, परीक्षा एवं फिजिकल में भी छूट मिलेगा। सरकार की तरफ से PI भी जारी किया गया है और जाहिर सी बात है अग्निवीरों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। हालांकि अच्छी खबर तब होती इनको परमानेंट कर दिया जाता, लेकिन अब नहीं किया है सरकार ने, तो एक दूसरे विकल्प की तलाश की है। हो सकता है काफ़ी लोगों को पसंद आए। हालांकि संतुष्ट तो यहाँ पर अग्निवीर नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत घाव को बनने की कोशिश की गई है कि आर्मी अग्निवीर पदों पर भर्ती जो युवा हुए हैं उनके लिए बड़ी खबर है कि 4 साल की सर्विस होने के बाद जो अग्निवीर सेवा मुक्त होंगे उनको अब सेंट्रल आर्मर पुलिस और असम राइफल में होने वाली भर्तियों में 50% आरक्षण मिलेगा। इसकी घोषणा गृह मंत्रालय है और लोकसभा में एक लिखित जवाब में दिया है। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो CRPF होता है और सशस्त्र सीमा बल में 10% आरक्षण तय किया गया है। इसके अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक एक्स अग्निवीर बटालियन में 50% भर्तियाँ सिर्फ अग्निवीरों की होगी, कांस्टेबल की, और साथ में असम राइफल में भी 50% वैकेंसी सिर्फ अग्निवीरों के लिए आरक्षित की जाएगी। सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है कि उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के साथ ही फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है PET, जिसमें एक्टिविटी होती है, भाग दौड़ होता है, उसमें छूट प्रदान की जाएगी ताकि वो अपनी नौकरी को आगे रख सकें। और केंद्र सरकार का कहना है कि सेवा मुक्त अग्निवीरों को ऊपरी जो उम्र सीमा है उसको 3 वर्षों की छूट की दी जाएगी। जो अग्निवीर पहले बैच में चयनित हुए हैं उन्हें 5 वर्षों तक की छूट दी जाएगी। अभी यहाँ पर गृह मंत्रालय का जो एक कदम है मिलिट्री सर्विस के दौरान हासिल स्किल और ट्रेनिंग को मान्यता देना है। साथ ही रिटायर्ड अग्निवीरों को सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्सेज और असम राइफल के जरिए देश की सुरक्षा में योगदान जारी रखने के मौके देना है। तो अच्छी बात है, अग्निवीरों के लिए खुशी की बात है। एक और खबर देखेंगे कि झारखंड में पूर्व सैनिकों ने 10% आरक्षण की उठाई है मांग और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। काफ़ी राज्य हैं जहां पर पूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। बाकी कई राज्यों में 2%, 5%, 10%, 12.5% तक रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है।
इसी क्रम में हजारीबाग से खबर है कि पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को यहां के जो राज्यपाल हैं उनसे मुलाकात की। गंगवार साहब हैं, संतोष गंगवार जी, और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य सरकार की ग्रुप ABCD सभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, उनमें पूर्व सैनिकों के लिए कम से कम 10% आरक्षण, सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल, इंजीनियरिंग, IT तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं में आरक्षण, छात्रवृत्ति शुल्क में रियायत और छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उनके द्वारा की गई। तो बहुत अच्छा यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट झारखंड के प्रतिनिधियों द्वारा या झारखंड के पूर्व सैनिकों द्वारा। एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा, और जिसमें कि सर्कुलेशन फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर MBBS और BDS सीट अंडर दी सेंटर पोल कोटा। सेंटर पोल कोटा के अंतर्गत जितने भी MBBS या BDS सीट्स होती हैं उनके सबमिशन यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट के बारे में बताया गया। और यह जो लेटर है जितने भी आर्मी वेटनर्स, नेवी वेटनर्स, एयरफोर्स वेटनर है, आज ऑल राज्य सैनिक बोर्ड हैं उनको जारी किया गया है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है कि सेंट्रल पोल स्कीम के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो बच्चे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सैनिकों, पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए, यानी उनके बच्चों के लिए MBBS और BDS की सीट रिजर्व होती है। इसी क्रम में तो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा पहले ही इनके द्वारा बता दिया गया है, देश के जो न्यूज़पेपर्स हैं अक्रॉस द कंट्री उनमें इनके द्वारा पब्लिश किया गया है कि KSB की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप 21 जुलाई 2026 से लेके और 28 अगस्त 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं MBBS और BDS सीटों के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बच्चा नीट क्लियर करता है यदि सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों का, तो वह केंद्रीय सैनिक बोर्ड के थ्रू जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो कोटा होता है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। बाहर क्या होता है कि जो आपकी कट ऑफ है यदि बहुत हाई है तो तभी आपको अच्छे कॉलेज मिलते हैं। आप नीट क्लियर किया है तो आपका नाम आ गया है तो आपको कॉलेज मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी डिफेंस फोर्सेस के बच्चे हैं उन्हीं में कंपटीशन होगा। 90 to 95% यहाँ पर बच्चे सैनिकों, पूर्व सैनिकों के होते हैं और आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जैसे कि दिल्ली में जो बेस हॉस्पिटल है उसके अंदर है, ACME है, उस टाइप के आपको कॉलेज, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। आपकी कट ऑफ कम है, आपके नंबर कम है, फिर भी आपको यहाँ पर अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ये यहाँ पे इसका फ़ायदा रहता है। एक और खबर है जिसमें कि गुरुग्राम कोर्ट ने सेंटेंसेस IF वेटनर टू 4 month इन जेल फॉर कॉलिंग फॉर्मर डिप्टी आर्मी चीफ कवर्ड। एक इंडियन एयरफोर्स के जो वेटनर्स हैं उन्होंने जब 1 रैंक 1 पेंशन की मांग हो रही थी उस समय जो आर्मी डिप्टी चीफ थे उस समय कैप्टन जनरल कादन साहब, उनको कायर कहा था। और उसी बात को लेकर के यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स के वेटनर्स हैं ग्रुप कैप्टन गांधी, उनको 4 महीने की जेल की सजा इनके द्वारा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा कि आप इतने बड़े अधिकारी जो कि आपकी लेवल से बढ़ कर के वहाँ तक पहुँचे हैं और देश में एक्टिव हैं, एक्टिव सर्विस में हैं, आप उनको कायर नहीं कह सकते। यहाँ उनकी और जो उनका रैंक है उसकी बेइज्जती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संबंध में एक लेटेस्ट अपडेट है जो कि डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल जी के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। और ये जो क्वेश्चन था लोकसभा में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पे बताया गया है जो कि 218 है और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS से संबंधित है। विभाग वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग सोमवार 20 जुलाई 2026 को यहाँ पर श्री हंस मुख भाई सुमाबाई पटेल के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया और उसका उत्तर दिया वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के द्वारा। प्रश्न पूछा गया था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अतिरिक्त लाभ पाने के जो पात्र है सेवानिवृत्ति केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। उत्तर मिला यहाँ पे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए 25,756 सेवानिवृत्ति केंद्र सरकार के कर्मचारी पात्र हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल था कि योजना शुरू होने के बाद से अब तक के कितने दावे प्राप्त हुए हैं और उनका निपटारा किया गया है या नहीं। उत्तर मिला कि 9 जुलाई 2026 तक कुल 12,258 दावे प्राप्त हुए थे, जिसमें से कि 9,823 दावों का निपटारा कर दिया गया है। UPS के तहत लाभ भुगतान के लिए कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन पूछे कि क्या सरकार की निकट भविष्य में अन्य पेंशन योजनाओं या फिर क्षेत्रों में
ऐसे ही लाभ देने की योजना है? यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है? उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि यूपीएस का जो विचार है सरकार इसी को अपनाएगी। यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में शुरू किया गया है। वर्तमान में इन लाभों को अन्य पेंशन योजनाओं या क्षेत्रों में विस्तारित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि कर्मचारियों की मांग हमेशा ओल्ड पेंशन स्कीम की रही है, लेकिन सरकार यहाँ पर अपना यूपीएस को प्रमोट कर रही है। तो इसके संबंध में डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी के द्वारा भी अपडेट